हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं जीतू भैया आपके लिए आ गया हूं दोबारा से। और अब की बार मैं आपके लिए लाया हूं बेटा 21 फरवरी को होने वाले फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टिप्स और क्या क्या डेरिवेशंस जिन पे हमें फोकस कर रहे हैं, जो पक्का एग्जाम में आएगी और आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करेगी। तो बेटा पहले हम सिलेबस समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बेटा और करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसको मिला के जो हमारी वेटेज है बेटा वो क्या है, 16 नंबर की है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसमें मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आएगा। और बेटा ईएमआई और एसी इनकी मिला के जो वेटेज है वो बेटा 17 नंबर की है। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट बुक के जो चैप्टर्स है जिसमें ईएम वेव को हम हटा दे, वो सब मिला के बेटा 33 मार्क्स के है। ठीक है, तो आते हम बेटा नेक्स्ट बुक पे। ईएम वेव भी उसमें इंक्लूडेड है इसमें। तो ईएम वेव जो है बेटा उसमें और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के बेटा 18 मार्क्स के हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा मॉडर्न फिजिक्स हो गई हमारी, ड्यूअल नेचर हो गया, एटम्स न्यूक्लियर हो गया, ये 12 मार्क्स का है हमारा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर जो है हमारा वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो बेटा लगभग लगभग हम बोलते हैं फर्स्ट बुक में ईएम वेव भी आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा 35 और 35 मार्क्स की दोनों की वेटेज है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन से चैप्टर्स है जिनमें हम श्योर शॉट फुल स्कोर कर सकते हैं बेटा। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 लाना। ठीक है, और बेटा हम इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपने आगे वाले प्लान को कि हम आसानी से ला सके इन मार्क्स को। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इजी टू स्कोर। ठीक है, और बेटा इसमें ना हमें एनसीईआरटी खासकर ध्यान रखनी है, हमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा मॉडर्न फिजिक्स जो होगी ये इजी टू स्कोर है, आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है। और इसमें भी हमें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब मैं एग्जैक्टली टॉपिक्स भी बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किन किन टॉपिक्स पे हमें ध्यान रखना है बेटा। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गई, आसानी से स्कोर किया जा सकता है बेटा। रे ऑप्टिक्स इजी टू स्कोर है बेटा। ठीक है, थोड़ा वेव ऑप्टिक्स होता है बेटा, मीडियम होता है ये, है ना। बट इसमें से अगर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखें तो बेटा डाइफ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, पोलराइजेशन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, यंग डबल स्लिट पे आ जाते हैं। ठीक है, और वो समझना इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इसमें हमें हाइगन्स प्रिंसिपल पे भी ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। वेरी इजी, कि वेरी इजी की कैटेगरी में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का ध्यान रखना है। और चारों की चारों बेटा इक्वेशंस, फिर ईएम वेव की प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट पे भी हमें ध्यान देना है, वो भी 1 मार्कर में पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, अब बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी बोलेंगे हम इसे। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी पे बोलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म मैटर बेटा इसके लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़े, ताकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है हम उसको अच्छे से करें। और बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है इसको हम मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, ईएमआई को थोड़ा सा हम अपर मीडियम कैटेगरी में रखेंगे। और बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये हमारा इजी चैप्टर है, इजीली स्कोर किया जा सकता है। बेटा मैं तुम लोगों को टॉपिक्स बताता हूं, जिन टॉपिक्स पे, जिन डेरिवेशंस पे तुम्हें ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। ठीक है, उसके अलावा एक दो चीजें मैं और बताऊंगा जो तुम्हारी हेल्प करेगी फुल स्कोर करने में। आगे चलते हैं बेटा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से हमें कुछ डेरिवेशन करनी है। एक तो बेटा एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की 2kp/r³ हमें सबको पता है। इक्वेटोरियल लाइन करनी है बेटा, डाइपोल उन्हें यूनिफॉर्म फील्ड, इस पे टॉर्क निकालना है। और बेटा टॉर्क में स्पेशली देखना हमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जरूर देखना है। सही है बेटा, आगे चलते बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ड्यू टू लाइन चार्ज, ये दोनों डेरिवेशंस करनी है हमें बेटा गॉस लॉ का यूज करके। ठीक है, उसके बाद बेटा चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी गॉस लॉ यूज करना है बेटा। ठीक है, चार्ज स्फेरिकल शेल में क्या होता है बेटा, सरफेस पे इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाले पॉइंट पे, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है बेटा ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ का हमें जरूर ध्यान रखना है। और बेटा इसमें एनसीईआरटी की जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उस पर ध्यान देना है। जो भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है उस पे एक दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए बेटा, उसे हमें सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं पोटेंशियल एट, वेरी इंपॉर्टेंट,
पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेटा फिर इसके सब पार्ट हमें देखने हैं, एक्सियल पे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। उसमें थीटा को हम क्या करेंगे, 0 या 180 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सियल पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हम उसको पुट करेंगे 90 पे तो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल आ जाएगा। फिर बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें टॉर्क का यूज करके, और फिर हमें बेटा इक्विलिब्रियम ये भी पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे टॉर्क कितना होता है, क्या होता है टॉर्क वाली सिचुएशन। और फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी का अंदाजा होना चाहिए कि कैसे हम एनर्जी से इक्विलिब्रियम को, अनस्टेबल और स्टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन आनी चाहिए। इसके साथ बेटा हम लोग लिख देते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, जैसे अर्थ होती है बेटा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसका जो हमारे पास कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर बेटा हमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली हम फिल कर दे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसमें बेटा हम ऐड कर देते हैं पार्शियल फिलिंग ऑल्सो, फिलिंग, जो बेटा हमारे पास फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। उसकी डेरिवेशन हमें आनी चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालते हैं बेटा, वो हमें पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आनी चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। उसके बाद बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, जो कि हम लिखते हैं बेटा आई इक्वल टू NEAVD। इसमें बेटा करंट डेंसिटी का रिलेशन भी आ जाएगा, J इक्वल टू सिग्मा ई जिसे हम बोलते हैं। और हमें सिग्मा पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, सिग्मा और रो का टेम्परेचर डिपेंडेंस का N के साथ क्या होता है और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या होता है। बेटा सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल होने चाहिए। अब बेटा M सेल सीरीज में M सीरीज और N पैरेलल, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है बेटा हमारे पास कि एक रो में M सेल्स है और ऐसी हमारे पास एन रो है, तो हमें उसका इक्विवेलेंट निकालना होता है, देखना होता है करंट कब मैक्सिमम होगा, ठीक है बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन आनी चाहिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूज करना आना चाहिए, साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन आनी चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो वो कंडीशन P बाय Q यानी जो R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 बोलते हैं वो कैसे आती है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, दो केस बनते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, एक तो बेटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक क्या होता है किसी एंगल पे। तो बेटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है पाथ उसका, और हेलिक्स बनता है। ये पता होना चाहिए बेटा, बेसिक चीजें पता होना चाहिए। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, क्यों 0 होती है इसको हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। डेरिवेशन आनी चाहिए इसकी अच्छे से। फिर बेटा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का हमें डेरिवेशन आनी चाहिए, और उससे हम सेंटर पे भी बता सकते हैं बेटा। किसी जनरल हमारे पास कोई ज्योमेट्री दी है उसकी वजह से हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स बिटवीन इनफाइनाइट पैरेलल कंडक्टर्स हमें निकालना आना चाहिए। इससे साथ में हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है बेटा, एनसीईआरटी से 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है। हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़नी है बेटा। उसके बाद बेटा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप होना चाहिए, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, हमें बोर मैग्नेटॉन के बारे में पता होना चाहिए बेटा। फिर आ जाते हैं हम ईएमआई पे, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ इंडक्शन आना चाहिए बेटा हमें निकालना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड निकालना चाहिए। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस आना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड, ठीक है। ये एनसीईआरटी से देखना हमें। उसके बाद बेटा हम एसी पे आते हैं, एसी पे हमें क्या आना चाहिए बेटा, एवरेज वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, आरएमएस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, फिर हमें एवरेज पावर आनी चाहिए, सर्किट सॉल्व करने आने चाहिए, ध्यान रखना बेटा इन सब चीजों का। एलसीआर सर्किट में हमें रेजोनेंस की कंडीशन पता होनी चाहिए, पावर क्या होती है बेटा। फिर हमें इसके साथ मैं लिख देता हूं बेटा वॉटलेस करंट के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स में हमें मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन आनी चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके बाद बेटा हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन आनी चाहिए, उस पर छोटा सा न्यूमेरिकल जैसे हम 10th क्लास में करते थे वैसा आ सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल बहुत हल्का सा एक बेटा। इसमें से हम एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, और कई बार ऐसा देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट एग्जाम्पल्स उठ के आ जाते हैं बेटा, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन की डेरिवेशन आनी चाहिए। और बेटा हमें रे ऑप्टिक्स की कोई भी डेरिवेशन करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि हम साइन कन्वेंशन को सही तरीके से बाद में चेंज कर दे, ताकि हमारे जो डेरिवेशन है वो जनरली एप्लीकेबल हो बेटा। लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन एट प्रिज्म सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेटा स्पेशल केस पता होना चाहिए मिनिमम डेविएशन का,
ठीक है, उसका ग्राफ पता होना चाहिए आपको बेटा। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का आपको ग्राफ पता होना चाहिए, और बेटा इसके साथ ही आपको स्मॉल एंगल प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए। स्मॉल एंगल प्रिज्म। अब बेटा इसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसके लिए एनसीईआरटी देखनी है, कौन से केसेस होते हैं बेटा। मोस्ट रिलैक्स्ड आईज होती है, मोस्ट ट्रेन्ड आई होती है हमारी। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आता है बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल, मैंने शुरू में बताया ही था बेटा, हाइगन पे हमें ध्यान रखना है। हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसमें बेटा हमें वेव फ्रंट की थ्योरी भी पता होनी चाहिए। वेव फ्रंट की थ्योरी जो हाइगन सर ने दी थी, जिससे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कर पाए। ठीक है, I=R। फिर बेटा YDSC में और जनरल केस में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद बेटा हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जो बेटा न्यूमेरिकल भी आते हैं, थोड़ी थ्योरी भी आती है। न्यूमेरिकल किस किस पे आएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन थ्योरी से जो आपकी एनर्जी आती है -13.6 Z²/n²। बोहर मॉडल जो है बेसिकली न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसका R और A का रिलेशन आना चाहिए बेटा। ठीक है, उसके साथ बेटा मास डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के हर एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है बेटा, और उसके बाद स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। हम कैसे बताएंगे स्टेबिलिटी, पूरा ग्राफ एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के आएगा बनाने के लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास एक, मैं लास्ट में लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके सारे ग्राफ क्लियर होने चाहिए बेटा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में हमें पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है बेटा। सेमीकंडक्टर जो है बहुत जरूरी चैप्टर है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, ध्यान से समझना है डिप्लीशन रीजन क्या होता है। और बेटा हमें ना लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो है, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन जो है वो हमें प्रैक्टिस करने। देखो लास्ट जो 4 ईयर का जो एनालिसिस मैं तुम लोगों को बता देता हूं बेटा। देखो कुलम्स लॉ पे क्वेश्चन आए हैं। अब कुलम्स लॉ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुलम्स लॉ में बेटा डाइपोल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। कुलम्स लॉ में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो एक बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन आते हैं कि एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, उसके किसी एक वर्टिसिस पे फोर्स निकाल लिया, चार्जेस रख दिए हमने बेटा इक्वल। उसके बाद बेटा हमारे से क्या पूछा जा सकता है, हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूव करना है कुलम्स लॉ का यूज करके। कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, और हम बोल सकते हैं बेटा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा। फ्लक्स के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए, और मैंने तुम्हें बता ही दिया बेटा गॉस लॉ से जो जो डेरिवेशन पूछी जाती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बेटा क्या होनी चाहिए, हमें प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, रेगुलरली पूछी गई है हमारे से। ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स का मैंने तुम्हें बता दिया, डाइलेक्ट्रिक्स से क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक की थोड़ी सी थ्योरी भी हमें पोलराइजेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, हमें उसके बारे में भी ध्यान रखना बेटा। पोलराइजेशन, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा इजी चैप्टर है एक तरीके से। हमें इसमें कहां फंस सकते हैं बेटा, हमें ना रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया है बेटा। उसके बाद बेटा हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे, किरचॉफ लॉ कर लेंगे। इसमें बेटा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हमें पावर का आइडिया होना चाहिए, पावर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे हम, लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क, ये सब हम स्टैंडर्ड चीजें ही पूछी जाती है जो मैं तुम्हें बता चुका हूं बेटा। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बेटा हमें ना गॉस लॉ पता होना चाहिए, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जो कि ईएम वेव में भी आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें ना बेसिक पैरा, फेरो और डाया, इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। और हमें ध्यान रखना है बेटा, इस चैप्टर की भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि देखो यहां पे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा हमें ईएमआई में ना एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, आगे चलते बेटा। इंडक्टेंस मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। ठीक है, एसी में भी जो मैंने तुम्हें बताया न्यूमेरिकल आते हैं एसी में ज्यादातर, या फिर तुम्हारे से पूछेगी आरएमएस क्या होता है, या फिर पावर पूछ लेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, फिर एवरेज पावर निकालना दिखा देगी, व्हाट इज पावर इन एसी सर्किट, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, ईएम वेव में बेटा हमें एनसीईआरटी रेफर करनी है। ठीक है, स्पेशली हमें थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हमें
एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है कि अल्ट्रावायलेट का क्या यूज होता है, ईएम स्पेक्ट्रम में जो जो वेव्स है उनका क्या यूज होता है बेटा। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, इनसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म से बेटा हमें मिनिमम डेविएशन का ग्राफ ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें सारे याद करने हैं बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल अच्छे से करना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा ग्राफ और बेसिक इक्वेशन जो हमें पता है, ग्राफ किस किस चीज के साथ वेरी करता है वो ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड ही चीजें हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एनसीईआरटी से अच्छे से देखना। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में बेटा हमें यंग डबल स्लिट की डेरिवेशन पता होनी चाहिए, फिर व्हाइट लाइट यूज हो तो क्या होता है बेटा, फिर उसको किसी लिक्विड में इमर्स कर दे तो क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फिर डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बेटा हमारे लिए सब कुछ जरूरी है। जीनर डायोड पे न्यूमेरिकल आ सकता है, पीएन जंक्शन डायोड पे थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, एक एक लाइन उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी और आपको 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने में मदद करेगी। कुछ और हेल्प चाहिए हो तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जय फिजिक्स, जय वीएमसी, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और मैं चाहता हूं कि आप सब बड़ी पूरी मेहनत से अपना एग्जाम दे और बहुत अच्छा स्कोर करें। जय फिजिक्स, जय वीएमसी।